नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपना बात करेंगे हिंदी व्याकरण के ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कारक। कारक क्या हैं, क्या इसकी परिभाषा है, ये किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं और किस प्रकार हिंदी व्याकरण में ये अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके भेदों के बारे में जानेंगे। विस्तारित रूप से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कारक कहते किसे हैं, क्या है कारक की परिभाषा? तो शुरू करते हैं कारक की परिभाषा। रूप विज्ञान के संदर्भ में किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उनके संबंध के अनुसार रूप बदलना कारक कहलाता है। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है। रूप विज्ञान के संदर्भ में किसी वाक्य या मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उनके संबंध के अनुसार रूप बदलना कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, ये बात आप ध्यान रखना। अर्थात व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक ये अंकित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। ये कारक का काम है कि क्या काम है उसका, संज्ञा या सर्वनाम में क्या काम है, तो ये कारक का कार्य है। कारक कई रूपों में देखने को मिलता है। कुछ भाषाओं में संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, में विकार आते हैं। जैसे शील तेलन जलेन संस्कृत में है तो शीतलेन विशेषण है। शीतलेन जलेन संस्कृत में तो शीतलेन विशेषण है। यहाँ आगे देखते हैं अपन। तो विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कारकों के अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में 8 कारक होते हैं। अब कारकों की विभिन्न भाषाओं में संख्या है वह कारक शब्द के अनुसार परिवर्तन और भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जो संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में कारक की जो संख्या बताई है वह है 8, जबकि जर्मन भाषा में 4 कारक हैं। ठीक है, अपन जर्मन भाषा की बात नहीं करते, अपन हिंदी की बात कर रहे हैं। तो कारक कितने हैं? 8 कारक हैं। कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के कारक अनुसार रूप परिवर्तन को कहते हैं। कारक विभक्ति किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के कारक अनुसार रूप परिवर्तन को कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कारक के भेद। तो कारक के भेद संस्कृत में 8 कारक होते हैं, उन्हें नीचे देखा जा सकता है। 8 कारक बताए गए। पहला है कर्ता, प्रथमा, कार्य का करने वाला, कर्म द्वितीया, कार्य जिस पर हो, करण तीसरा है जिसका माध्यम से, पहला है कर्ता प्रथमा, कार्य करने वाला, कर्म द्वितीय, कार्य जिस पर निर्भर हो, करण जिसका माध्यम से, और चौथा है संप्रदान, किसके लिए कार्य कर रहा है उससे संबंध है। और पांचवा है अपादान, जिस स्थान से, और छठा संबंध कारक जिसका, और अधिकरण स्थान सूचक, और 8वां है संबोधन, तो पुकारने के लिए हे हो अरे जैसे शब्द हैं। अब देखते हैं हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। हिंदी में कैसे याद रखें इसके बारे में तो एक पद बनाया गया है, उस पद के अनुसार अपन
बात कर सकते हैं। क्या पद हैं तो देखते हैं आगे। तो पद हैं कर्ता ने अरु कर्म को, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है अधिकरणादिक में मान, और रे हे हो संबोधन मित्र धरो ये ध्यान। तो इन कारकों को इस पद में अपन समझ सकते हैं कि कर्ता ने और कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध का के कीरा रेरी नानेनी, अधिकरण आदि में मान, और हे रे हे हो संबोधन मित्र धरो ये ध्यान। अब विशेष कर्ता से, अब विशेष है कि कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह जिसे अपन क्या कहते हैं परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना कि जो बाकी अधिकरण तक, कर्ता से लेकर जो अधिकरण तक है परसर्ग यानी चिन्ह है, कारक चिन्ह है, परसर्ग कहते हैं, शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक में चिन्ह हे रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। तो विशेष बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं अपन। पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या किसे कहते हैं अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया, यानी कि क्रिया से तात्पर्य कार्य के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका हिंदी प्राय ने इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है, जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें कारक चिन्ह कहाँ है तो देखो, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, और लड़की स्कूल। अब इस वाक्य में लड़की स्कूल है और इसमें राम ने रावण को मारा। तो देखिए राम ने आ गया, परसर्ग चिन्ह आ गया, ने यानी राम ने, किसने कार्य किया, राम ने किया, और ने परसर्ग चिन्ह, तो कर्ता राम है और बाद में चिन्ह लग जाता। लड़की स्कूल जाती है, अब कार्य कौन कर रही है, लड़की कर रही, लड़की स्कूल जाती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम जो करता है उससे क्या कहेंगे अपन, कर्ता। यहाँ राम करता है, यहाँ लड़की करता है। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अब पाठ पढ़ाने का कार्य कौन कर रहे हैं, अध्यापक जी। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाए, इस वाक्य में अध्यापक जी क्या हुए, कर्ता है, क्योंकि काम करने वाला कौन है, अध्यापक जी। आगे देखते हैं। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता जताता है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है, बिल्कुल राम ने रावण को मारा, भूतकाल की क्रिया हुई। ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। तो जो भूतकाल की बात होगी उसमें ने का प्रयोग हुआ, और वर्तमान काल की बात होगी, वर्तमान काल की जो क्रिया होगी उसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। आगे देखते हैं विशेष भूतकाल में। अब विशेष बातें क्या है इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिए कि भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने परसर्ग नहीं लगता, जैसे वह हंसा। अब वह हंसा ये भूतकाल में है, अकर्मक है, यह बात ध्यान रखना, सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया भूतकाल की, तो न परसर्ग नहीं लगेगा। वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा। वर्तमान काल के वाक्य और भविष्य काल के वाक्य, वह फल खाता है और वह फल खाएगा। अब देखो
कर्ता इसमें है लेकिन न प्रसर्ग नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखें, कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, उससे शब्द लिखा नहीं गया। कारक का शाब्दिक अर्थ है कारण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे व्याकरण में कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कारक का भेद है कर्म कारक। कर्म कारक क्या क्या विशेषता है? तो कार्य जिस पर हो रहा होता है, कार्य जिस पर हो रहा होता है वह कर्म कहलाता है। इसका हिंदी प्राय को है। हिंदी प्राय क्या है? को परसर्ग है। ये चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया, राम ने आम को खाया, इस वाक्य में आम कर्म है। यहाँ कर्म कौन हुआ? आम हुआ। राम ने आम को खाया तो कर्म कौन हुआ? आम हुआ। और इस वाक्य में आम कर्म है क्योंकि राम के कार्य यानी कि खाने का प्रधान आम पर पड़ रहा है, प्रभाव है वो आम पर पड़ रहा है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, अब कार्य मोहन ने सांप को मारा, ठीक है ना, यहाँ को आ गया। लड़की ने पत्र लिखा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ता है, अतः सांप कर्म कारक है और इसके साथ परसर्ग को लगा है। आगे देखते हैं, दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा। किस पर पड़ा? पत्र पर पड़ा, अतः पत्र कर्म है। इसमें कर्म कारक का हिंदी प्राय को नहीं लगा है। एक वाक्य में है, दूसरे वाक्य में नहीं लगा। तीसरा है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। इसके हिंदी प्राय से के द्वारा जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं अपन, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कलम करण है। इस वाक्य में कलम क्या है? करण है। वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कलम करण हो गई क्योंकि लिखने का काम कलम से किया गया। किससे किया गया? कलम से किया गया। यहाँ अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, हालांकि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। बालक गेंद से खेल रहे हैं। अब देखो, कार्य कौन? अर्जुन कर रहा है, किसके द्वारा? बाण के द्वारा। बालक गेंद से खेल रहा, बालक किससे खेल रहा है? तो गेंद से खेल रहा है, यानी कि कर्ण कारक। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण पद। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण पद है। गेंद से क्या है? करण पद है। तो इस प्रकार ये करण पद करण कारक होगा। और अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा देखते हैं, क्या है संप्रदान? संप्रदान का अर्थ होता है देना, सीधी सी बात है। संप्रदान का अर्थ क्या है? देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका हिंदी प्राय के लिए है, क्या है? परसर्ग चिन्ह है के लिए। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ,
वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? दिनेश के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए संप्रदान कारक के लिए होता है। अगला है उदाहरण देखें, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। अब किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। हितेश गुरुजी को फल दो। किसके द्वारा? हितेश के द्वारा। इन दो वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को, ये क्या है? संप्रदान अवस्था में, दोनों ही संप्रदान अवस्था में है। आगे है अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी प्राय से है, अपादान से। लेकिन यह बात ध्यान रखना, अपादान से अलग होने का तात्पर्य होता है कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं जैसे पेड़ से आम गिरा, आम पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से आम गिरा। इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हुआ है, तो पेड़ अपादान हुआ। जैसे बच्चा सत से घिर पड़ा। अब बच्चा सत से घिर पड़ा। संगीता घर से चल पड़ी, घर से चल पड़ी अर्थात घर से अलग हो गई, है ना। तो इन दोनों वाक्यों में सत से और घर से घिरने में अलग होना प्रकट होता है, अतः घर से और सत से अपादान अवस्था में है, दोनों ही अपादान अवस्था। आगे है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है इसके बारे में देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका हिंदी प्राय का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यह हिंदी सर्वनामों में अभी भी भिन्न कारक रूप में दिखाई देता है। जैसे मैं, मेरा। उदाहरण, यह राधे श्याम का बेटा है, यह राधे श्याम का बेटा है। ये कमला की गाय है। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटा से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यह संबंध अवस्था में है। शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राहुल की किताब है, यह राहुल की किताब है। अब राहुल की संबंध अवस्था में है क्योंकि ये राहुल का किताब से संबंध बता रहा है। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है। कहाँ रहती है मछली? तो मछली रहती है पानी में, अधिकरण कारक हुआ। इस वाक्य में पानी में अधिकरण है क्योंकि ये मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। आधार बोध हो उसे अपन क्या कहेंगे? अधिकरण। इसके हिंदी प्राय में, पर हैं। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। आप देखो, कमरे में, फूलों पर। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर, कमरे में अधिकरण कारक है। आगे देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह, ये देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगाए, अरे भैया, थोड़ा रुका, विस्मय हुआ, क्यों रो रहे हो। तो ये संबोधन कारक है। हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारा
या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, ये क्या हो गया। इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है क्योंकि ये संबोधन है, यह हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है। ये हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है। तो इस प्रकार ये हिंदी में कारक का टॉपिक पूर्ण हुआ। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।